जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम नए चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तरंग और ध्वनि। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग क्या होती है? तो तरंग एक प्रकार का माध्यम होता है जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इसमें होता क्या है कि किसी भी माध्यम में होने वाली जो हलचल होती है, हलचल को ही हम बोलते हैं डिस्टरबेंस या विक्षोभ, में बिना रूप परिवर्तित किए माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से ही क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है। बेसिक सी बात होती है कि तरंग माध्यम में आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं वह एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। आपको केवल इसमें इतना सा याद रखना है कि तरंग एक माध्यम है जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, आगे है इसमें तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें सबसे पहला बिंदु है आयाम। आयाम क्या होता है? तो यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको कि ये मान लो कोई एक रस्सी है, रस्सी को आपने यहाँ से पकड़ा तो रस्सी क्या हो जाएगी, उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, रस्सी ऐसे ऊपर नीचे जाएगी। तो इस धरातल से रस्सी कितना ऊपर जा रही है उसी को अपन तरंग का आयाम कहते हैं, और इस आयाम को कैपिटल ए से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि किसी भी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, क्या कहलाता है, तरंग का आयाम कहलाता है। अगला बिंदु है इसी में आवर्तकाल। क्या होता है कि किसी भी तरंग को एक चक्कर पूरा करने में या उसकी आवृत्ति को एक पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल कहते हैं। ये पूरी की पूरी एक क्या है, तरंग है। इसको पूरा करने में जितना भी समय लगेगा उसे ही हम उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना भी समय लेता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाया जाता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है इसमें आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी तरंग एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, कि एक आवृत्ति कितने सेकंड में पूरी हो रही है, तो वो तो होता है उसका आवर्तकाल। और एक सेकंड का समय है आपके पास, और उस सेकंड के समय में आप अपनी रस्सी को कितनी बार ऊपर नीचे कर पा रहे हो, वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जैसे मान लूँ मैं, ये इसने यहाँ तक कर ली एक, ये यहाँ तक हो गया इसका दो, यहाँ तक हो गया तीन, और यहाँ तक हो गया चार, और ये मान लो 4.5। तो मान लो एक सेकंड में कोई तरंग 4.5 बार ऊपर नीचे हो रही है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, और म्यू बराबर होता है बार बटे सेकंड, और इसी को अपन कहते हैं क्या, हर्ज। और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं। इसमें सामान्यतः आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में जब संबंध निकाला जाता है तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, अर्थात म्यू बराबर 1 क्या होता है, कैपिटल टी के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, अगला इसमें बिंदु दिया है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को अपन इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ। ये क्या होता है कि माध्यम के जो कण हैं यहाँ से लेके एक तरंग को जो पूरा करेंगे उसी की लंबाई को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा ही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इसके अंतर्गत दो बिंदु और आते हैं जिनको अपन सुरंग और गर्त कहते हैं। उनको आप इस तरह से समझ सकते हैं, नीचे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लो ये एक हमारे पास क्या है, तरंग है। ये तरंग ने क्या कर लिया है, अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। तो यहाँ से तरंग शुरू हुई, यहाँ पे जाके खत्म हो गई, फिर यहाँ पे जाके पूरी तरह खत्म हो गई। तो 2 आयाम उसने कर लिए पूरे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसी को अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे कहते हैं इस तरंग दैर्ध्य का सुरंग बिंदु, और इसे इस तरंग दैर्ध्य का बोलते हैं अपन गर्त बिंदु। तो एक सुरंग और एक गर्त जब पूरा हो जाता है तो भी वो उसका क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। या फिर आप ये भी कौन सा बिंदु हो जाएगा अपना, एक सुरंग बिंदु।
और यदि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा गर्त बिंदु। तो दो लगातार सुरंग बिंदुओं के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या कहलाएगा लैम्डा कहलाएगा। या फिर दो लगातार गर्त बिंदुओं के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला दिया है तरंग का वेग। तरंग का वेग क्या होता है, यदि कोई भी तरंग 1 सेकेंड में जितनी भी दूरी तय करती है उसे हम तरंग का वेग कहते हैं और इसे हम v के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो तरंग से संबंधित इतनी परिभाषाएं आपको इसमें याद रखनी होती हैं। अगला बिंदु दिया हुआ है इसमें तरंगों के प्रकार। तो तरंग की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर तरंगें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, जिन्हें अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और दूसरी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जिन्हें अपन लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें चलती हैं सूर्य के प्रकाश की किरणें मुख्य रूप से। और इसमें होता क्या है कि जब भी कोई तरंग अपने चाल की जो दिशा है तरंग की, मान लो ये तरंग की दिशा है, आगे की तरफ तरंग बढ़ रही है, ये रही ये दिशा है, तरंग आगे बढ़ रही है, और तरंग का आयाम कहाँ है ऊपर की तरफ। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उस तरंग को अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। परिभाषा के तौर पे आप क्या याद करेंगे कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों के तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं उसी को अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आगे है इसमें कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस बात को हमें इसमें याद रखना है। और यदि हम किसी रस्सी में विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं तो वो तरंग भी अपने आप में कैसी होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक बात और याद रखेंगे आप इसमें कि अनुप्रस्थ की जो तरंग होती है वह मुख्य रूप से ठोसों में चलती है, और जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनकी केवल सतह पर चलती है, और गैसीय पदार्थों में यह उत्पन्न नहीं होती है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वह मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में गमन करती हैं, और जो द्रव पदार्थ होता है उसकी केवल सतह पर चलती हैं। द्रव पदार्थ की केवल सतह पर ही ये गमन करती हैं, और गैसों में ये विचरित नहीं करती हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ तरंग के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को सुरंग कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, ये बिंदु जो लिखे हैं ये वाले, ये सारे के सारे बिंदु सुरंग है, और नीचे वाले अपोजिट वाले क्या कहलाते हैं, सारे के सारे गर्त कहलाते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, अब आगे है इसमें अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम के कण और तरंग की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है, उसी को अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे किसी भी स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि, तो ये है माध्यम के कण, ये कण यहाँ से आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं, और माध्यम के कण भी आगे जा रहे हैं और तरंग की दिशा भी आगे है। तो जब माध्यम के कण और तरंग की दिशा एक दूसरे के समानांतर होती है तो उस तरंग को अपन अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। दूसरा बिंदु है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है यह मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में, द्रव पदार्थों में और गैस पदार्थों तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती है। लेकिन जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी अभी अनुप्रस्थ, वो केवल ठोस में और द्रव पदार्थ की सतह पर। जैसे हम किसी तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो उस तालाब के पत्थर फेंकने के बाद उसकी सतह पर ऐसे ऐसे एक तरंग बनती है, तो वो भी तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि वो द्रव की सतह पर चल रही है। लेकिन जब बात की जाती है अनुदैर्ध्य की तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, और जब स्प्रिंग को आप दबा देंगे तो वो ऐसी हो जाएगी पास पास। तो इसे कहते हैं संपीडन और विरलन। जब स्प्रिंग को दबा दिया जाता है तो उसे अपन कहते हैं संपीडन, जो कि यहाँ पे लिखा है कंप्रेशन, और जब इसको अपन खींचते हैं तो दोनों स्थिति को बोलते हैं अपन विरलन, जिसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन और विरलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे है इसमें
कि ध्वनि की तरंगें भी इसी प्रकार से संचारित होती हैं। तो सभी ध्वनि की तरंगें अपने आप में अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला बिंदु दिया है कि ध्वनि, क्योंकि इस चैप्टर में दो नाम लिखे हैं, एक तरंग और एक ध्वनि। अभी तक हमने इसमें तरंग की परिभाषा, तरंग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और तरंग के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा है। अब हम इसमें ध्वनि के बारे में बात करेंगे। तो ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। यदि माध्यम नहीं मिलेगा तो ध्वनि अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो कि माध्यम के कणों से टकराकर आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ध्वनि एक ऊर्जा होती है। जब हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं गले के अंदर, जब उनमें कंपन उत्पन्न होता है हमारी सांस से, तो ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 प्रति सेकंड से 20,000 प्रति सेकंड के बीच होती है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से शुरू होती है और 20,000 हर्ट्ज तक जाती है, तो इनके बीच की ही जो आवृत्ति होती है, उसी आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या होते हैं? सुन पाते हैं। इससे कम होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे और इससे ज़्यादा होगी तो भी हम उसे नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि सामान्यतः दो प्रकार की पढ़ी जाती है। पहली होती है संगीतात्मक ध्वनि और दूसरा होता है शोर। ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए प्रिय और सुखद होती है, उसे अपन संगीतात्मक या फिर संगीतिक ध्वनि कहते हैं। और ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए अप्रिय और कर्कश प्रतीत होती है, जिसे सुन के हमारा मन चिड़चिड़ा जाता है, वो कैसी होती है? शोर कहलाती है। जैसे बर्तनों के टकरानों की आवाज़, मशीनों के चलने से उत्पन्न ध्वनि या विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, आगे दिया है ध्वनि का उत्पादन। तो ध्वनि किस प्रकार से उत्पादन करती है? तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में जब घर्षण होता है, या खुरच उत्पन्न होती है, या रगड़न होती है, या वायु फूंक कर या उसे हिलाकर हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो ध्वनि हमेशा कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। बस यही बिंदु आपको इसमें याद रखना है। और ये कंपन कहाँ होता है? हमारे गले में स्वर तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं इंग्लिश में वोकल कॉर्ड। और इन्हीं वोकल कॉर्डों में जब कंपन होता है तो ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। सामान्यतः जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनकी लंबाई पुरुषों में ज़्यादा होती है। पुरुषों में इनकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, इसलिए पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, इसलिए इनकी आवाज़ पतली होती है। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है कि किसमें आवाज़ पतली होती है और किसमें आवाज़ मोटी होती है। अगला दिया है ध्वनि का संचरण। तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह माध्यम के कणों से टकराकर एक स्थान से कहाँ जा रही होती है? दूसरे स्थान तक। उसी को अपन ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि का संचरण सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के पदार्थों में होता है। ठीक है, अगला बिंदु दिया हुआ है इसमें ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, और यदि ध्वनि उत्पन्न होगी तो आपको फिर वो सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि का संचरण सबसे अधिक किसमें होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण होता है और सबसे कम किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। जबकि हम बात करें कि ऐसा कौन सा स्थान होता है जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो वो स्थान हो जाएगा निर्वात, जिससे अपन कहते हैं वैक्यूम। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की हवा नहीं है। तो जिस ऐसा स्थान जहाँ पे बिल्कुल भी हवा उपस्थित नहीं होती है, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आगे दिए ध्वनि के तरंग के अभिलक्षण।
तो सबसे पहला लक्षण दिया है इसमें तारत्व। तारत्व को आप इंग्लिश में पिच कहते हैं। ध्वनि का ऐसा गुण जिससे हमें ध्वनि या तो पतली सुनाई दे या फिर हमें मोटी सुनाई दे, उसे ही हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कि जो ये तारत्व होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है किसी भी तरंग की, उस तरंग की आवृत्ति पर हमारा ये तारत्व क्या करता है, निर्भर करता है। यदि आवृत्ति आप बढ़ा देंगे तो तारत्व का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घटा देंगे तो तारत्व का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। अब तो केवल इतना सा याद रखो, तारत्व का मतलब किसी भी आवाज का पतला या मोटा होना होता है। जैसे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की आवाज होती है पतली, तो उनका तारत्व अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और पुरुषों की आवाज़ होती है मोटी और उनका तारत्व कैसा होता है, कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक मच्छर भिनभिना रहा है और एक शेर की दहाड़ है, किसका तारत्व ज़्यादा है, तो मच्छर का तारत्व ज़्यादा है क्योंकि उसकी आवाज़ पतली है, और शेर की दहाड़ ज़्यादा मोटी है तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे है इसमें कि मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसका तारत्व होता है ऊंचा, और शेर की दहाड़ का तारत्व क्या होता है, कम होता है। इसलिए मच्छर की भिनभिनाहट शेर की दहाड़ की आवृत्ति से बहुत क्या होती है, कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, आगे है इसमें ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता। इससे पहले ये दो डायग्राम समझ लेते हैं किसमें आवृत्ति ज़्यादा है किसमें कम है। यहाँ पर एक सेकंड में केवल एक दो चक्कर ही लग रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा, तो यहाँ पर आवृत्ति का मान ज़्यादा है और यहाँ पर आवृत्ति का मान क्या है, कम है। आगे दिया है ध्वनि का दूसरा गुण जिसे अपन ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ध्वनि का ऐसा गुण जिससे हमें ध्वनि या तो तेज सुनाई दे या फिर हमें धीमी सुनाई दे, उसी को हम ध्वनि का तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। और ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह उसके आयाम पर निर्भर करती है। अभी ठीक मैंने ऊपर आपको तारत्व पढ़ाया था, तो तारत्व क्या था कि ध्वनि का ऐसा गुण जो ध्वनि हमें पतली या फिर मोटी सुनाई देती है और उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि का ऐसा गुण जिससे ध्वनि हमें तेज या धीमी सुनाई देती है और जो कि उसके आयाम पर निर्भर करती है, तो उसे हम ध्वनि की तीव्रता या उसकी प्रबलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता उसके आयाम पर क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक है, इसी में आगे है कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है इसको मापने का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, डेसीबल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और 80 डेसीबल तक की यदि हम ध्वनि सुने लगातार तो हम बहरे हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को या उसकी प्रबलता को किससे नापते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, डेसीबल होगा। और इसमें जो हमारा तीव्रता है इसे दर्शाते हैं आई से, और जो आई होता है वह आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, ये तो जनरल मात्रक हो गया डेसिबल, और एक और होता है जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर या फिर वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला बिंदु दिया है इसी में ध्वनि की गुणवत्ता। जब दो या दो से अधिक ध्वनियों में हम क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। आप क्या करें, एक गाना सुने, उस गाने में मान लो क्या बज रही है, एक गिटार बज रही है और एक क्या बज रही है, मान लो ढोलक बज रही है। तो दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट हैं वह एक समान आवृत्ति पर और एक समान आयाम पर बजाए जा रहे हैं। तो यदि किसी भी गाने के अंदर एक ढोलक और एक गिटार को एक समान आवृत्ति और एक समान आयाम पर बजाया जाता है, तो इन दोनों में हमें क्या करना होती है कि किसकी आवाज़ गिटार की है और किसकी आवाज़ ढोलक की है, इसमें पहचान करना क्या कहलाता है, ध्वनि की गुणवत्ता या टिम्बर कहलाता है। इसे टिम्ब्रे के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो दो समान ध्वनियों के बीच में अंतर स्पष्ट करना क्या कहलाता है, ध्वनि की गुणवत्ता कहलाता है। ठीक है, किसी भी ध्वनि की गुणवत्ता उस ध्वनि में मूल स्वरक के साथ साथ उत्पन्न होने वाले अधिस्वरक की संख्या और उसकी अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे।
अगला बिंदु दिया है कि ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वह ध्वनि की जो भी तरंग है वह 1 सेकंड के अंदर जितनी भी दूरी तय करेगी तो उन दोनों के अनुपात को हम ध्वनि की चाल कहते हैं। ठीक है। और जो ध्वनि की चाल होती है वह एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होती है। ठीक है। अब आगे है इसमें कि ध्वनि की चाल पर भौतिक चालों का प्रभाव। तो सबसे पहला बिंदु दिया है इसमें दाब का प्रभाव, कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, ताप समान होने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप तो केवल इतना याद रखें कि दाब को यदि हम बढ़ाएं या हम दाब को घटाएं तो उस स्थिति में जो ध्वनि की चाल होती है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब को बढ़ाने पर या दाब को कम करने पर जो ध्वनि की चाल होती है वह क्या होती है, हमेशा अपरिवर्तित होती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। दूसरा है तापमान। यदि हम वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति में ध्वनि की चाल में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जो वातावरण का तापमान होता है उसके वर्गमूल के समानुपाती होती है ध्वनि की चाल। यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर अपॉन सेकेंड की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि मैं कहूँ आपसे कि मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की चाल 343 मीटर अपॉन सेकंड होती है, और ये होती भी है, हमें याद भी करना है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कितनी होगी, तो इसमें कितने डिग्री कोण बढ़ गया है, हमारा मान बढ़ गया 5 डिग्री। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 0.61। तो 5 पे कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 से गुणा कर दें आप, तो 5 एकम 5 और 5 छिके 30, लगभग 3 जो मीटर पर सेकंड होगा उतनी चाल की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ये वैल्यू लगभग कितनी जाएगी, 346 मीटर अपॉन सेकंड। तो इस तरीके से आप तापमान की सहायता से तापमान को बढ़ाने पर या तापमान को कम करने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन को देख सकते हैं। अतः तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, घटाने पर घटती है। अगला दिया है आर्द्रता का प्रभाव पड़ने पर। आर्द्रता मतलब होती है नमी। यदि वायुमंडल में थोड़े बहुत पानी के कण आ जाएं और हवा में जाके वो मिल जाएं तो उसी को अपन कहते हैं आर्द्रता या फिर नमी। तो होता क्या है, जो नमी युक्त वायु होती है उसका घनत्व सूक्ष्म वायु की घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जो सूखी हवा होती है और पानी मिली जो हवा होती है, पानी मिली हवा का घनत्व जो शुष्क वायु होती है उसकी तुलना में हल्का सा क्या होता है, कम होता है। इसलिए नमी युक्त वायु या आर्द्रता में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल है वो समानुपाती होती है आर्द्रता के। यदि आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी और आर्द्रता को कम करेंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। अगला बिंदु दिया है इसमें वायु का प्रभाव। तो वायु को बढ़ाएं या फिर घटाएं तो वो डिपेंड करता है कि वायु किस दिशा में बह रही है। मान लो ध्वनि की चाल इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में वायु चलने लगी है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और मान लो तरंग इस तरफ जा रही है ध्वनि की और हवा यहाँ सामने से आ रही है तो ध्वनि की चाल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है। आगे दिया है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। तो देखिए जो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होती है इस पर इन दोनों का ध्वनि की चाल पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति को आप चाहे बढ़ा लो या घटा लो, तरंग दैर्ध्य को चाहे तो बढ़ा लो या फिर घटा लो, उसकी स्थिति में जो ध्वनि की चाल होगी उस पर कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 3 चीज़ें हैं जिनका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, एक होता है दाब, एक होती है आवृत्ति और तीसरा होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है। आगे दिया है इसमें ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन क्या होता है कि जब ध्वनि की तरंग किसी एक ऐसी सतह से टकराए और टकरा के विभिन्न दिशा में फैल जाए तो उसी को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि के परावर्तन के पश्चात हमेशा इको उत्पन्न होता है। इको को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। इसका मतलब ये होता है यदि आप एक खाली कमरे में चिल्लाएंगे
तो कुछ देर बाद आपने जो भी चिल्लाया है वहाँ पे, तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। वही सुनाई देने वाली आवाज़ क्या कहलाती है? आपकी प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है? इसमें आगे दिया हुआ है, आपको ये वाला बिंदु आपको याद रखना है कि यदि आपको अपनी प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनना है, तो आपको उस परावर्तक पृष्ठ से लगभग 17 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है? आगे दिया है प्रतिध्वनि के उपयोग कहाँ-कहाँ पर होते हैं। तो प्रतिध्वनि का उपयोग ध्वनि की चाल ज्ञात करने में करते हैं, अल्ट्रासोनिग्राफी में करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में करते हैं, बर्फ के अंदर या फिर समुद्र के अंदर बर्फ की चट्टान खोजने में, पहाड़ी या चट्टानों का पता लगाने में, वायुयान की ऊंचाई पता करने में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्वनि के परावर्तन में याद रखनी है। अब आगे है इसमें अनुरण, जिसे अपन रिवर्बरेशन भी कहते हैं। तो जो अनुरण काल होता है, इसके बारे में सबसे पहले सेबिन नाम के वैज्ञानिक ने हमें बताया था। अनुरण होता क्या है? जब हम किसी बड़े खाली हॉल में आवाज़ लगाते हैं, तो क्या होता है, उस आवाज़ की जो प्रतिध्वनि होती है वह हमें सुनाई देती है, और सुनाई देने के बाद में भी जब आप बोलना बंद कर दें और आवाज़ कुछ समय तक उसके अंदर कमरे में गूंजती रहे, तो उसी घटना को अपन कहते हैं अनुरण। ठीक है? तो किसी भी कमरे के अंदर हमारे कानों में उस ध्वनि का जो अनुरण काल होता है, वह लगभग 1/10 सेकंड होता है। जैसे मैंने कुछ बोला आपको अभी और आपने अभी सुना, तो सुनने के बाद में जो कानों के अंदर जो ध्वनि का स्थायित्व होगा, मतलब ध्वनि कितने देर तक हमारे कानों में ठहरेगी, वह समय होता है 1/10 सेकंड। और यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि अनुरण काल कितना होता है, तो किसी भी कमरे के लिए जो अनुरण काल होता है वह 0.8 सेकंड के बराबर होता है। दो चीज़ें हैं और दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। किसी भी खाली कमरे के अंदर प्रतिध्वनि का अनुरणन काल 0.8 सेकंड होता है, और किसी भी ध्वनि का हमारे कानों के अंदर जो स्थायित्व होता है वह 1/10 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है? अगला दिया है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। परावर्तन का उपयोग मेगाफोन या लाउडस्पीकर में, हॉर्न में, तूर या शहनाई में, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इन सभी में किया जाता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र होता है, जो कि आपने देखा होगा डॉक्टर अपने गले में डाल के रखते हैं। उससे हम क्या करते हैं, हृदय और फेफड़े और शरीर के जो अन्य अंग हैं उनके अंदर की ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है? और एक और लिखा है कंसर्ट हॉल, सिनेमा कक्ष, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो इको है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये बात याद रखेंगे, जितने भी सिनेमा हॉल और सम्मेलनों के जो कक्ष होते हैं उनकी जो ऊपरी छत होती है उसे वक्राकार बनाया जाता है, और जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी सहायता से हम हृदय और फेफड़ों और अन्य प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। अगला दिया है श्रवण परास। तो इसके आधार पर 3 प्रकार की तरंगें होती हैं जो कि आवृत्ति पर होती हैं। आवृत्ति के आधार पर तरंगों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहली होती हैं श्रव्य तरंगें, जिन्हें हमारे कान आसानी से सुन लेते हैं। 20 हर्ट्ज से जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उन्हें अपन कहते हैं श्रव्य तरंगें। दूसरी होती हैं अवसर्व तरंगें, ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है और जिन्हें हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अवसर्व तरंगें। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर, मतलब भूमि के अंदर या भूकंप के समय आने वाली जो तरंगें होती हैं वह अपने आप में एक अवसर्व तरंगें होती हैं। और तीसरी होती हैं पराश्रव तरंगें, जिन्हें अपन पराध्वनि तरंगें भी कहते हैं। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें अपन कहते हैं पराश्रव ध्वनि। और यह तरंगें हैं जिन्हें गॉल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये एक विधि है इस तरंगों को उत्पन्न करने की। ठीक है? चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ती है, तो वह अपने मुख से मुख्य रूप से पराश्रव तरंगों का उत्पादन करती है। एक नाम सुना होगा आपने, रडार। नहीं, एक रडार सुना होगा, RADAR, और एक नाम सुना होगा सोनार। तो सोनार के अंदर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसमें से निकलती है पराश्रव, और इसका प्रयोग करते हैं अपन नौसेना में। जो आर्मी होती है नौसेना वाली, वो इसका प्रयोग करती है समुद्र में। और एक होती है रडार, तो रेडियो डिटेक्शन
एंड रेंजिंग, इसका प्रयोग करती है एयरफोर्स हवा के अंदर। तो रडार अलग है और सोनार अलग है। सोनार में पराश्रव तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे दिया है संकेत भेजने के लिए, समुद्र की सतह पर खनिज पदार्थों का पता लगाने में, कृषि के उत्पादन के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में जीवाणुओं को नष्ट करने में, और औद्योगिक क्षेत्रों में हम पराश्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे दिया है इसमें कि जो मनुष्य के कान होते हैं वह आवृत्ति परिसर के सुनने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं श्रव्य परिसर, और ये 20 हर्ट्ज से शुरू होती है और 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये काम करती है। मतलब हमारे कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन पाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं 5 साल के और कुछ जंतु होते हैं वह 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन लेते हैं। और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ध्वनि, यदि बच्चे वगैरह इसको सुन लेते हैं तो क्या होता है, रोने लगते हैं। हमें लगता है कुछ हो गया, आसपास वो ध्वनि को सुन पा रहे हैं, ऑब्जर्व करवा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा मूवमेंट करते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, अगला हेडिंग दिया हुआ है इसमें ध्वनि का अपवर्तन, जिसे अपन रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो जब ध्वनि की तरंग एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। आर पार तो हो नहीं पाती है, क्योंकि जब आर पार होगी तो उसका जो मार्ग होगा वह क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि अपन क्या करें, अलग अलग ताप पर ध्वनि की विभिन्न चाल निकालते हैं तो उसी को अपन ध्वनि का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ठंड की जो रातें होती हैं उनमें ध्वनि दूर तक पहुंच जाती है, और जो गर्मी की रातें होती हैं उनमें ध्वनि पास पास तक सुनाई पड़ती है। तो ये सब हमें ध्वनि के अपवर्तन की वजह से ही सुनाई देता है। अगला है ध्वनि का अनुनाद। अनुनाद का मतलब क्या होता है कि यदि कोई वस्तु जब पहली बार बनाई जाती है तो उस वस्तु की अपनी एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिस आवृत्ति पे वो वस्तु काम करती है। जैसे मान लो आप एक कांच को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपने एक बार उसमें पत्थर मारा, कांच नहीं टूटा, दूसरी बार मारा, कांच नहीं टूटा, लेकिन तीसरी बार उसी स्थान पे मारा तो कांच टूट गया। क्योंकि कांच की अपने सहन करने की एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिस आवृत्ति पर वो कांच बनाया जाता है। तो यदि किसी वस्तु की एक निश्चित आवृत्ति के बराबर हम बल लगाते हैं और उससे जो आवृत्ति उत्पन्न होगी जिससे वह वस्तु टूट जाती है, उसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, उसका अनुनाद कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे बसों के जो शीशे होते हैं जब वो खराब रोड पर चलते हैं तो शीशे क्या करते हैं, खड़खड़ाते हैं। तो ये स्थिति भी क्या होती है, अनुनाद कहलाती है। तो जब बाह्य बल या चालक की आवृत्ति वस्तु की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी अनुनाद या रिजोनेंस कहलाती है। इसलिए कई बार कहा जाता है, जो सेना का दल होता है उसको बताया जाता है कि जब कभी भी ब्रिज आए तो आपको कदम से कदम मिला के नहीं चलना है, क्योंकि कदम से कदम मिला के चलेंगे तो एक साथ पैर ऊपर जाएगा, एक साथ पैर नीचे आएगा। तो जो ब्रिज की आवृत्ति है उसकी आवृत्ति से इनके पैरों के द्वारा लगाई गई आवृत्ति ज़्यादा होगी और ब्रिज क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो अनुनाद क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो मूल आवृत्ति और किसी बाह्य बल के द्वारा लगाई गई आवृत्ति दोनों बराबर हैं तो वो अनुनाद कहलाती है। यदि बाह्य बल से उत्पन्न आवृत्ति ज़्यादा है तो वस्तु टूट जाती है। ठीक है, अगला दिया है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य और लगभग समान आयाम वाली ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता का मान व्यतिकरण तरंगों तीव्रता के योग के से अलग हो जाता है। इसे ही हम ध्वनि का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि मान लो ये एक ध्वनि की तरंग है और एक और ये ध्वनि की तरंग है, दोनों चल के आगे एक बड़ी तरंग के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। तो इसी घटना का नाम क्या होता है, ध्वनि का व्यतिकरण होता है। तो ध्वनि की दो समान तरंगें आगे चलकर जब एक बड़ी ध्वनि की तरंग में बदलती हैं तो उसी को अपन ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें ध्वनि का व्यतिकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी और एक होता है बेनासी। यदि तरंगें दोनों मिलकर क्या हो रही हैं, एक बड़ी तरंग में बदल रही हैं तो संपोषी कहलाता है, और यदि एक तरंग यहाँ से आ रही है एक तरंग यहाँ से तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, क्रॉस, तो उसे कहते हैं अपन बेनासी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, कभी कभी संगीत कार्यक्रम के अंदर आपने देखा होगा जो स्पीकर होते हैं वह एक दूसरे के समांतर ऐसे रखे जाते हैं,
एक स्पीकर यहाँ तो इसके सामने एक और यहाँ पर एक स्पीकर यहाँ तो एक है, तो जिससे क्या होता है जो भी यहाँ पे भीड़ जो जनता बैठी है उसको पर्याप्त मात्रा में ध्वनि सुनाई देती है। अगला दिया है ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये दीवार है, यहाँ से ये एक साउंड लगा हुआ है, इधर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये ध्वनि की तरंग उत्पन्न। तो ध्वनि की तरंगों के मार्ग में जब कोई अवरोध आता है और ध्वनि की तरंग कुछ तो क्या हो जाएगी इसी कमरे में परावर्तित हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी उस कमरे से बाहर निकल जाएगी, ये आर पार हो जाएगी। तो उसी घटना को अपन ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं, इसका मतलब ही विवर्तन होता है कि जब दो व्यक्ति एक कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, गेट लगे हुए हैं और बाहर यदि कोई खड़ा हुआ है और उसे वो उनकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है ध्वनि का विवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब ध्वनि की तरंग किसी अवरोध से टकराती है, अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो इस घटना को अपन ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि के इसी गुण के कारण बाहर से आने वाली आवाजें कमरे के अंदर क्या होती हैं, सुनाई देती हैं। जैसे आपको अभी कुछ देर पहले ढोल की आवाज सुनाई पड़ रही थी, बज वो बाहर रहे, सुनाई मुझे यहाँ तक दे रहा है। ठीक है, अगला दिया है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दिया है ध्वनि से संबंधित एक इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और बगल से कोई पुलिस की गाड़ी निकल जाए सायरन बजाते हुए, तो दूर पहले कहीं बज रही होगी और जैसे जैसे आपके घर के पास आएगी तो आपको उसकी आवृत्ति तेज सुनाई देगी। तो दूर बज रही है और पास बज रही है, उन दोनों आवृत्तियों में अंतर स्पष्ट करना क्या कहलाता है, हमारा डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो चलिए इसको अपन देख लेते हैं। श्रोता मतलब अपन सुन रहे हैं, तो श्रोता के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति उसके कान के समीप वायुदाब के कंपन से आवृत्ति के बराबर होती है, परंतु यदि श्रोता व ध्वनि के गतिमान श्रोता की ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति सुनाई नहीं देती है, तो यही स्थिति का जो परिवर्तन होता है उसी को अपन डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैंने जो बेसिक बताया उसको याद रखें कि जब किसी वस्तु में से ध्वनि उत्पन्न होती है, जब किसी ध्वनि के स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसकी दो आवृत्ति होती है, एक तो वास्तविक आवृत्ति और एक कौन सी होती है उसकी आभासी आवृत्ति, जो हमें बाद में सुनाई देती है, आभास करती है। तो उन दोनों के बीच में जो भी अंतर स्पष्ट होगा उसी को अपन उसका डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसकी सहायता से इसका उपयोग पुलिस ये जांचने के लिए करती है कि कोई गाड़ी गति सीमा से अधिक गति से तो नहीं चलाई जा रही है, या फिर गतिमान पिंडों की आवृत्तियों में डॉपलर प्रभाव के आने वाले अंतर का उपयोग सेना में, औषधि विज्ञान में, खगोलीय जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ये इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। तो इस क्लास में आपका जो ध्वनि वाला चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया है। इस क्लास से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वह आपको कल 10 या 11 बजे आपको एक वीडियो दी जाएगी, जिसमें मैं पर डे चलाऊँगा और वो आपका जितने भी मैंने टॉपिक करा दिए उनके सारे क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहले हम ध्वनि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ मैं आज ही आपको टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।